नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो पेपर आपका होगा 10वां। तो ये अपना पेपर 20 अंकों का होता है, पूर्णांक इसका 20 है और इसमें से आपको पास होने के लिए 8 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आप लोग सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम पर मैं आपको रीड के लिए नोट्स डालूंगा और आप सभी विद्यार्थी उनको पढ़ेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको नोट्स वाली वीडियो रिकॉर्डेड भी आपको डाली जाएगी ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है NIOS। NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा कब प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2012 से की थी। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? एडगर डेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था शिक्षण का अनुभव शंकु प्रतिमान। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। एक ही बात है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका है नंबर 4, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? NAN, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि LAN लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ये 3 प्रकार होते हैं नेटवर्क के, लेकिन NAN ये प्रकार इसका नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को प्रणाली उपागम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संबंध जो है साथियों कंप्यूटर आधारित प्रणाली अभियांत्रिकी से है, इसलिए इसको शैक्षिक तकनीकी थर्ड है, इसको प्रणाली को हम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 6, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंत्यक्रियाओं के नाम लिखिए। तो 4 प्रकार की अंत्यक्रिया कौन कौन सी होती है? या तो वो होगी टीचर लर्निंग इंटरेक्शंस, दूसरी है लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, तीसरे नंबर की है टीचर मटेरियल इंटरेक्शंस और चौथे नंबर की है लर्नर मटेरियल इंटरेक्शंस। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अपना स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर है। भाई, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किसने दिया था? BF स्किनर साहब ने। और BF स्किनर साहब का जो सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है ना, यानी नैमित्तिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो इसी पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृत्रिम शिक्षण क्या है? कृत्रिम शिक्षण क्या है? तो विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पहले ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थी शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायता करता है। यही क्या कहलाता है? कृत्रिम शिक्षण कहलाता है। एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? तो देखेंगे सेव किसे कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी नए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित करते हैं। जब किसी भी नए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित किया जाता है तो सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर इसके द्वारा हम पहले जो सेव एज है उसके बारे में सुनिए, इसके द्वारा हम पहले से सुरक्षित दस्तावेजों को किसी अन्य स्थान पर अन्य नाम से या समान नाम से सुरक्षित करते हैं। यानी कि जब किसी भी फाइल को या किसी भी कंटेंट को हम ऑलरेडी जो ऐड है उसमें अगर कोई करेक्शन करते हैं, एडिट करते हैं, अगर उसको पुनः ही सेव किया जाए या उसका अन्य नाम दिया जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10वां, कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है? तो देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा कंप्यूटर का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है। क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 11वां है, पावर पॉइंट स्क्रीन के महत्वपूर्ण घटक लिखिए। तो पावर पॉइंट स्क्रीन जो है उसके महत्वपूर्ण घटक में आता है, एक तो आता है रिबन, दूसरा है स्टेटस बार और तीसरा है स्क्रॉल बार। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। 12वां क्वेश्चन,
ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं, ई कॉमर्स जो है उसके क्या लाभ हैं। तो देखेंगे, क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को चुनने के अनेक विकल्प मिलते हैं। सेकंड है, क्रेता को कम मूल्य पर क्रय के अवसर मिलते हैं। तीसरा है, व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी होती है। चौथा है, मार्केटिंग लागत में कमी होती है। पांचवा है, विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता होती है। और छठवां है, छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 13वां, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताते हुए ई लर्निंग की दो हानियां लिखिए। तो देखेंगे, सबसे पहले हम शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है कठोर शिल्पोपागम, जिसको हम तकनीकी शिक्षण शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। दूसरा है कोमल शिल्प उपागम, और इसको हम शैक्षिक तकनीकी सेकंड कहते हैं। और तीसरा है प्रणाली उपागम, इसको हम शैक्षिक तकनीकी थर्ड कहते हैं। क्लियर, ये शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार हुए। उसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी में ई लर्निंग की हानियाँ। तो पहली हानि क्या होती है, केवल तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही ये लाभदायक होती है। दूसरी हानि है, पढ़ाई से एवं पुस्तकों से दूरी की संभावना बढ़ती है। और तीसरा है, शिक्षार्थी एवं शिक्षक में सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव आता है। तो ये क्या है, शैक्षिक तकनीकी में ई लर्निंग की हानियाँ। आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि अंतःक्रिया विधि के लाभ एवं उसकी हानियां लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा, अन्य अंतःक्रिया विधि के लाभ और इसकी हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता सुनिए, इसमें समय की बचत होती है, शिक्षण की जटिलता कम होती है, शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग होता है, तत्काल प्रतिपुष्टि संभव है, एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है, और एक ही संप्रत्यय की विषय वस्तु को सीमित करता है। तो ये क्या है, हमारी माइक्रो टीचिंग जो है उसकी विशेषता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है भाई, समावेशी शिक्षा में आईसीटी की भूमिका लिखिए। यानी समावेशी शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसको आप याद करके जाएंगे, यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कार्य लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है और इसके काम देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित रखने के लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क देखिए कौन कौन से हैं। मेन वर्क जैसे फाइल बनाना, फाइल को मेमोरी में व्यवस्थित करना आदि। प्रोसेस वर्क करना, इनपुट व आउटपुट डिवाइस के बीच में मध्यस्थता का काम करना, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। ठीक है भाई। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है GUI और CUI। ठीक है, GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि GUI और CUI के बारे में क्या क्या अंतर है। अब हम आते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन पर, कंप्यूटर एंटीवायरस क्या है। बताइए कंप्यूटर एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की संदिग्ध प्रोग्रामों से सुरक्षा करता है। सॉफ्टवेयर मैलिशियस कोड के लिए जांच करता है, और अगर वायरस का पता लगता है तो वह वायरस के खतरे को दूर करने के लिए भी कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर वायरस की चेतावनी भी देता है। अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से इस तरह के वायरस प्रसार को भी रोकता है। तो ये हुआ कंप्यूटर एंटीवायरस, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अथवा में आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंप्यूटर हैकिंग से आप क्या समझते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कंप्यूटर पायरेसी क्या है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन बहुत मोस्टेड है, ध्यान रखना, कंप्यूटर एंटीवायरस, कंप्यूटर हैकिंग और कंप्यूटर पायरेसी। तीनों ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में छप जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इनको पढ़ के जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 17वां, देखिए
ई लर्निंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ई लर्निंग में काम आने वाली प्रमुख तकनीकियों को स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए आप इसका उत्तर। ई लर्निंग से आशय है इंटरनेट एवं अन्य दृश्य एवं श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा को ग्रहण करना। ये क्या है? ई लर्निंग। इसमें नेटवर्क से सुसज्जित कंप्यूटर द्वारा कौशल एवं ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। ई लर्निंग में वेब आधारित सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, बहस सहभागिता आदि प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें विषय वस्तु इंटरनेट, ऑडियो, सैटेलाइट, टीवी आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तकनीकी से परिपूर्ण शिक्षण का लक्ष्य व्यक्तिगत एवं संस्थानिक रूप से क्षमता संवर्धन, उचित लागत की विषय वस्तु उपलब्ध कराना है। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग में काम आने वाली तकनीकी कौन कौन सी हैं। पहला आपकी तकनीकी देखिए, पहली हमारी ऑडियो। कौन सी है? ऑडियो। बहुत समय से रेडियो एवं अन्य ऑडियो सामग्रियों का उपयोग कक्षा कक्ष में किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वेबकास्ट एवं पॉडकास्ट को डाउनलोड करके ऑडियो सामग्री का उपयोग शिक्षा हेतु किया जा रहा है। सेकंड है अपनी तकनीकी वीडियो द्वारा। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही सीडी, डीवीडी, इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो का उपयोग अपने शिक्षण अथवा अधिगम में कर सकते हैं। कई शिक्षण यूट्यूब पर भी उपलब्ध वीडियो को भी शिक्षण में काम लेते हैं। आज भी आप लोग, मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब ही तो है। उसके बाद तीसरा है कंप्यूटर्स, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग आज बहुत मात्रा में शिक्षा हेतु किया जा रहा है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको लगा रहा हूँ ना इतनी बड़ी सीरीज में, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। कंप्यूटर सहायक अधिगम किसे कहते हैं, या कंप्यूटर सहायक अधिगम से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न को भी आप पढ़ के जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। चलिए बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषण की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखेंगे संप्रेषण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं या प्रभावों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट से हुई है और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है साथियों कॉमन या सामान्य। संप्रेषण के प्रकार देखेंगे यहाँ पर। संप्रेषण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अब हम दोनों के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। शाब्दिक संप्रेषण पहला, जब कोई संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से दिया जाता है तो इसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और शाब्दिक संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, या तो वो मौखिक शाब्दिक संप्रेषण होगा और दूसरा है लिखित शाब्दिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट इसमें आता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण कैसे होगा? देखिए, इस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों का संप्रेषण न करके संदेशवाणी, चक्षु संकेत, मुख मुद्राओं, स्पर्श संकेतों आदि के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि संदेश ग्रहण करने वाला उपयुक्त सभी संकेतों को आसानी से समझ सकें, अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। अशाब्दिक संप्रेषण साथियों तीन प्रकार से किया जाता है, या तो मौखिक अशाब्दिक संप्रेषण द्वारा, दूसरा है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्रा संप्रेषण और तीसरा है स्पर्श संपर्क संप्रेषण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है अथवा में। देखेंगे आपको अथवा में मैं डबल दे रहा हूँ तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। संप्रेषण चक्र को समझाते हुए संप्रेषण के लाभ और उसकी हानियां लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2 यूनिट नंबर में मिलेगा, 2 यूनिट में। और संप्रेषण उपकरणों की क्या उपयोगिता है समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। तो चलिए आप लोग पढ़ के जाएं इनको जरूर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के गुण एवं दोषों को संक्षिप्त में लिखिए। कंप्यूटर के गुण देखें सबसे पहले। पहला गुण है गति।
यह एक तीव्र गति वाला यंत्र है जिससे गणना सेकंडों से पहले ही की जा सकती है। दूसरा गुण है स्टोरेज का। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, इसकी क्षमता का आकलन बिट्स में किया जाता है। तीसरा गुण है बहुगुणी। कंप्यूटर द्वारा एक ही समय में अनेक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान, स्थानांतरण, गणितीय संगणना आदि। चौथा गुण है कर्मनिष्ठता। कंप्यूटर की तरह मानव थकान महसूस कभी नहीं करता, कंप्यूटर कभी नहीं थकता, यह बिना थके बिना ध्यान भंग किए लगातार काम कर सकता है। और पांचवा गुण है इसकी परिशुद्धता। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा त्रुटियां लगभग नगण्य होती है, त्रुटियां होती नहीं है लगभग। जो भी त्रुटियां होती है वे कंप्यूटर चालक द्वारा होती है। भाई कंप्यूटर गलती थोड़ी करेगा, कौन करता है? कंप्यूटर ड्राइवर करता है गलती, जो चलाने वाला है। उसके बाद हम कंप्यूटर की दोष या सीमाओं की बात करते हैं। पहला है बुद्धिमत्ता की कमी। भाई बुद्धिमत्ता की कमी तो होगी ना, कि कंप्यूटर एक मशीन है और इसका कार्य जो है प्रयोक्ता के निर्देशों के कार्यान्वित करना है। जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में वही काम कंप्यूटर करेगा। जब तक हम कोई निर्देश कंप्यूटर को नहीं देंगे कंप्यूटर कभी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद है सामान्य बोध की कमी। सामान्य बोध की कमी है, मानव की तरह इसमें ज्ञान नहीं है इतना कि कंप्यूटर को जितना आप बोलेगा उतना ही काम करके देगा। कंप्यूटर बिल्कुल एक मूर्ख नौकर की तरह काम करता है। इससे यदि आप कहें कि जाओ और बाजार से सब्जी खरीद लाओ, तो ऐसा निर्देश देने पर वह सब्जी तो खरीद लेगा परंतु घर पर नहीं लाएगा, क्योंकि आपने क्या दिया है, आपने क्या दिया उत्तर कि बाजार से सब्जी लाओ, उसको घर पे ले जाने के लिए नहीं कहा था। तो उतना ही काम करेगा जितना आप कहेंगे। अब इसका सीधा सा, परंतु घर नहीं लाएगा, पूछो क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि इसका सीधा सा आंसर है कि आपने सब्जी खरीदने को बोला है, घर ले जाने को नहीं बोला। इसका अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर के अंदर सामान्य ज्ञान नहीं होता। अब आपको अथवा में 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धति का आरेख द्वारा आलेख कीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर की कार्य पद्धति का आरेख के द्वारा उल्लेख कीजिए, यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य भागों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा आज का ये मॉडल पेपर पूरा होता है। आप लोग सेकंड मॉडल पेपर को ज़रूर देखें, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रीट के लिए मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ रहा हूँ और इसी चैनल पर मैं आपको रीट के लिए पढ़ाऊँगा, बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें आप लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद।